अस्सलामुअलैकुम। हमने जो लीगल प्रोसीजर्स है वो लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमने विटनेस तक कंप्लीट किया, जिसमें हमने ऑफेंसेस पढ़े, केसेस पढ़े, देन वी हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विटनेस और उसके टाइप्स के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास ऑल लीगल मीन्स दैट कैन हेल्प टू प्रूव, भले वो कोई भी कंप्लेन है उसको साबित करें या उसे डिसप्रूव करें, any matter of fact the truth of which is submitted to the judicial investigation। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, कोई कोई ओरल एविडेंस देना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना, कुछ भी है जो कि उस फैक्ट को, उस कंप्लेन को प्रूव या डिसप्रूव कर रहा है, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एविडेंस। नाउ नेक्स्ट बात की जाए टाइप्स ऑफ एविडेंस की, सो वी हैव टू टाइप्स, ओरल एविडेंस एंड अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस की बात की जाए तो ये इंक्लूड करती है हर स्टेटमेंट जो कि ड्यूरिंग द इंक्वायरी मेड हो रही होती हैं बाय द विटनेसेस, बाय द पर्सनस जिन्होंने देखी होंगी वो जो भी इंसिडेंट हुआ है। सो दीज इंक्लूड ऑल द स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस भी तीन तरह के होते हैं और तीनों में आपको डिफरेंस करना भी पता होना चाहिए, और तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है, और बीसीक्यूज वगैरह में भी सब पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। नंबर वन इज डायरेक्ट एविडेंस, जो कि प्रोवाइड होती है बाय अ पर्सन हु हैज पर्सनल नॉलेज ऑफ द फैक्ट और द मिसकंडक्ट, या कोई भी एक्शन हुआ है जिसके बारे में उसको खुद से पता है, जो उसने होते हुए खुद देखा है। सो दैट इज अ डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट वी हैव हेयरसे और इनडायरेक्ट एविडेंस। हेयरसे और इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है कि ये वो विटनेस होता है जिसको खुद कोई नॉलेज नहीं है, खुद उसने वो एक्शन होते हुए या मिसकंडक्ट होते हुए नहीं देखा, बल्कि उसने किसी और से सुना होता है और फिर वो कोर्ट में आकर बता रहा है कि मुझे फलां बंदे ने ऐसे ऐसे सुनाया था, बट ही हिमसेल्फ डजंट सी और हेयर द एक्शन। Next, we have circumstantial evidence. It is a type of evidence consisting of the fact from which an inference may be drawn, कि वो सारे facts को मिलाकर एक statement बनाई जाए, तो वो circumstantial है। जैसे कि blood मिलता है on the clothes of accused, या कोई firearm weapon है उससे related कोई statement है, so these all are circumstantial evidences। अच्छा, अभी बीसीक्यूज में भी बात बोली जाती है, पूछी जाती है कि बेसिकली जो ओवरऑल एविडेंस होता है ये मोर एक्यूरेट होता है देन अ डॉक्यूमेंट्री। क्यों मोर एक्यूरेट होता है? बिकॉज इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है फॉर इट्स एक्यूरेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। तो इट इंक्लूड्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट, सच एज मेडिकल सर्टिफिकेट्स, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, या सिक सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। देन वी हैव मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, either it is a postmortem report, either it is an injury report, dying declaration। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये अगर एज एन एविडेंस प्रोवाइड किए जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा, अब कुछ केसेस होते हैं कि जिनमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एन ओरल एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन। ये कौन से केसेस होते हैं? जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन ट्रेटीज, केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, या deposition of medical witness taken in lower court, evidence given by witness in previous judicial proceeding, and statement by person who cannot be called as witnesses। सो दीज ऑल आर दूज एविडेंस जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सेप्टेड हैं विदाउट एनी ओरल एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेपोजिशन की। इसको समझते हैं। ये क्या होती है कि आउट ऑफ कोर्ट टेस्टिमनी बाय विटनेस अंडर ओथ, कि जो हम जितने भी विटनेस होते हैं वो उन्हें समन किया जाता है, वो कोर्ट में आते हैं और वो कोर्ट में आके अपनी सारी जो भी उन्होंने देखा होता है, सुना होता है, वो सब बताते हैं। मगर डेपोजिशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें अंडर ओथ ही या विदाउट ओथ भी हो जाता है, जो कि आउट ऑफ द कोर्ट जो भी विटनेस है वो अपना बयान देता है। नाउ वी हैव टू टाइप्स, डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डेपोजिशन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कि dying declaration is a verbal or written statement made by a person since deceased narrating the cause of his condition and circumstances leading to his impending death। डाइंग डिक्लेरेशन वो होती है कोई भी स्टेटमेंट जो ऐसे बंदे से जो ऐसा बंदा बयान कर रहा है जो कि
नियर अबाउट टू डाई है। अब डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है कि इतनी किसी की भी कंडीशन सिवियर है कि वो मैजिस्ट्रेट के आने तक का वेट नहीं कर सकते, तो दिस कैन बी टेकन बाय द रिकॉर्डेड बाय द फिजिशियन। क्योंकि अगर जब तक हम वेट करेंगे कि मैजिस्ट्रेट आए और वो फिर आके अपनी सारे ये सारी स्टेटमेंट जो है वो खुद रिकॉर्ड करें, तो तब तक जो है चांसेस हैं कि द पर्सन कुड बी डाई। तो इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन में मैजिस्ट्रेट का वेट नहीं होता, ओथ की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय अ फिजिशियन और इसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो रही होती। डाइंग डिपोजिशन में क्या होता है कि ये भी ऐसे ही बंदे से होती है दैट इज अबाउट टू डाई, बट इसमें क्या होता है कि इतनी सिवियर कंडीशन नहीं है कि हम मजिस्ट्रेट का वेट नहीं कर सकते, बल्कि इसमें होता ये है कि इसमें मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होती है, साथ ही साथ एक्यूज्ड होता है और एक्यूज्ड का लॉयर भी प्रेजेंट होता है। और ये बेड साइड कोर्ट कहते हैं इसको डाइंग डेपोजिशन में, कि जिसमें मैजिस्ट्रेट भी आ गए, एक्यूज्ड भी आ गया, एक्यूज्ड का लॉयर भी आ गया, तो ये बेड साइड कोर्ट बन जाता है। और इसमें एक्यूज्ड लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है, इसमें ओथ भी ली जाती है और मैजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड करता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ये आ जाता है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो किसी बंदे ने डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दी है और उसकी डेथ नहीं हुई, ही हैड सर्वाइव्ड आफ्टर द स्टेटमेंट, तो उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, वो कोई लीगल वैल्यू नहीं रखती। फिर क्या होगा कि उन्हें खुद कोर्ट में अपेयर होना होगा और दोबारा से अपनी स्टेटमेंट्स देनी होगी। मगर डाइंग डेपोजिशन में इफ़ अ पर्सन सर्वाइव्स, तो उसकी जो भी स्टेटमेंट थी उसकी लीगल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये खुद मैजिस्ट्रेट ने ली है और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुई है बाय द अक्यूज लॉयर। जबकि इसमें क्या था कि फिजिशियन ने ले ली थी कि इन केस ऑफ पर्सन डाई तो एक हमारे पास एविडेंस रह जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस कि डाइंग डिक्लेरेशन की लीगल वैल्यू खत्म हो जाती है इफ द विक्टिम सर्वाइव, बट इन डाइंग डिपोजिशन इफ द विक्टिम सर्वाइव द डाइंग डिपोजिशन द एविडेंस हैज इट्स ओन वैल्यू, फुल लीगल वैल्यू होती है अगर इसका विक्टिम सर्वाइव भी करता है तो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंक्वेस्ट की। सो व्हाट इज इंक्वेस्ट? इट इज़ एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ विच इज़ अपेरेंटली नॉट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। बेसिकली इंक्वेस्ट जो होती है ना, ये इंक्वायरी को बोलते हैं कि जिसमें हम कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन करना चाह रहे हैं जो कि अननेचुरल कॉज थी। ठीक है, अननेचुरल डेथ हुई है, सस्पिशियस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। नाउ वी हैव टू टाइप्स, पुलिस इंक्वेस्ट जो कि होती है अंडर सेक्शन 174 एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बीसीक्यूज में पूछते हैं। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ना बहुत रेयर केसेस में होता है, और वो रेयर केसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए कि सिर्फ मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है ना, वो इन सब केसेस की इंक्वायरी में हेल्प कर सकता है। सो नंबर वन इज एडमिशन ऑफ मेंटली इल पर्सन इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, death of convict in jail, death of person in police custody or interrogation, exhumation cases, dowry death, death as a result of police shooting, death on operation table और anesthetic death। ये वो सारे केसेस होते हैं कि जिसकी इंक्वायरी अंडर द मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। बाकी जो दूसरे मर्डर्स के, रेप के केसेस होते हैं तो वो अंडर द पुलिस इंक्वेस्ट होते हैं। सो डू रिमेंबर दीज 6 to 7 cases in which the magistrate inquest is required. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एविडेंस रिकॉर्डिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि क्या फॉर्मेट, ये क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा होता है ड्यूरिंग द एविडेंस रिकॉर्डिंग इन द कोर्ट। सो नंबर वन, सबसे पहले तो ओथ लेता है विटनेस, उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ होती है। ये वो काउंसिल या वो एडवोकेट करते हैं द वन हु हैड कॉल्ड द विटनेस, और इसमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ नहीं होते। नाउ व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चंस? दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव सजेस्टिव आंसर्स एज यस और नो। जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वर यू देयर और नॉट, अगर वो प्रेजेंट होगा तो यस, अगर नहीं तो नो। सो दैट इज टाइप ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो दैट इज डन बाय द लॉयर ऑफ एक्यूज्ड, और इसमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ होते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जब एक्यूज लॉयर करता है तो बहुत सारे न्यू पॉइंट्स भी अराइज हो सकते हैं, कुछ डाउट भी डेवलप हो सकते हैं, तो उसके बाद री एग्जामिनेशन होती है बाय द सेम एडवोकेट हु हैड कॉल्ड द विटनेस, या जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ की होती है। और उनका काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास डाउट्स डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन उनको क्लियर करना।
इसमें भी लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ नहीं है. एंड द लास्ट वन इज द कोर्ट क्वेश्चन दैट जज में आस्क एनी क्वेश्चन टू द विटनेस ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसीजर. कोई उनके स्पेसिफिक टाइम नहीं कि भाई वो इस वक्त क्वेश्चन करेंगे. पूरे प्रोसीजर के दौरान जज को कहीं भी लगता है कि ये वाला पॉइंट मजीद डिस्कस होना चाहिए या वो कुछ पूछना चाह रहे हैं टू द विटनेस, तो वो किसी भी टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू द विटनेस. ये एक पारिक बुक की पिक्चर है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पूरा दिखाया हुआ है कि जिसमें हमारे पास क्या है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन से डेथ हुई है, ऐसा केस है, और डॉक्टर एज अ विटनेस प्रेजेंट है. अब मुझे इसमें आपको जो चीज़ दिखानी है तो दैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन, कि जिसमें हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या पेनिसिलिन इंजेक्शन से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, तो द डॉक्टर इज सेइंग यस, तो दिस इज लीडिंग क्वेश्चन. जबकि एग्जामिनेशन इन चीफ में देखें तो यस और नो की जगह एक प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोवाइड की जा रही है बाय द डॉक्टर. लीडिंग क्वेश्चंस का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, और ये बात याद रखिएगा कि लीडिंग क्वेश्चंस आर ओनली अलाउड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन. ओके, नाउ द लास्ट topic to be discussed in the legal procedures: general presumptions and general exceptions. What are the general presumptions? It is presumed that every person is sane and responsible for his or her action without an external influence. Law also presumes that everyone is innocent until proved guilty. इन दोनों में ही क्या है कि हर पर्सन जो है वो सेम भी है कि जब तक उसे कोई अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, लाइक कोई फोर्स ना हो, कोई ड्रग ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, कि मेंटली इल ना हो, कोई ड्रग लेकर अल्कोहल वगैरह लेकर उसने एक्सीडेंट ना किया हो, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वो कोई भी पर्सन है तो वो सेन है अंडर द लॉ. और अंडर द लॉ ही यही है कि एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट जब तक साबित ना हो जाए कि हाँ इसने कोई जुर्म किया है. लास्ट क्या है कि इफ़ एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज इन एनी रीजनेबल डाउट अबाउट द एलिगेशन, द केस विल बी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड. कि कोई भी हमारे पास प्रोसीडिंग चल रही है और एट द कंक्लूजन साइड अगर कोर्ट किसी भी डाउट में है इन अ क्रिमिनल केसेस, तो क्या होगा कि कोर्ट को अगर कोई भी डाउट है तो वो केस को रिजॉल्व करेगा इन द फेवर ऑफ एक्यूज्ड. क्योंकि जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी. अगर किसी ने किसी पर एलिगेशन लगाई है तो जब तक वो उसे प्रूव नहीं कर देते ना तब तक वो बंदा इनोसेंट है. और एट द एंड ऑफ केस प्रोसीडिंग भी वो अगर प्रूव नहीं कर सकता तो कोर्ट विल बी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड. नाउ व्हाट आर द जनरल एग्जेम्पशंस? देयर आर 3 जनरल एग्जेम्पशंस जो कि निगेट करती हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. इमेच्योरिटी, कि अंडर एज है, इंसैनिटी, मेंटली इल है, या इंटॉक्सिकेटेड है, अंडर द इन्फ्लुएंस है किसी भी ड्रग के. ये 3 वो केसेस होती हैं कि जिसमें हमारे पास जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निगेट हो जाती है. तो डैट मीन्स कि जो भी कोई क्राइम हुआ है या कोई एक्शन हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, तो डैट शुड बी विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि ना ही उसको इमेच्योरिटी हो कि उसे पता ही ना हो कि वो कर क्या रहा है, ना ही इंसैनिटी हो, मेंटली इल ना हो वो बंदा, और ना ही इंटॉक्सिकेटेड हो, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो. हेयर वी आर कंप्लीटेड विद द लीगल प्रोसीजर्स. जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से वो क्लियर किए हैं मैंने, जो कि BCQs और ऑस्पी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे.